तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड था उसके ऊपर बातचीत करी थी। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर के जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड फर्दर 30 डेज की ये क्लासेस हमारी टोटल रहने वाली है, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट सर्कुलर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट एग्जाम्स, उसके रिलेटेड हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इन ऑपरेटिव अकाउंट्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन बैंक्स। जो भी रिवाइज इंस्ट्रक्शंस हैं 1 जनवरी 2024 का ये सर्कुलर है, उसके बारे में हम यहां पर इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड, किसका क्या बैकग्राउंड था, क्या गाइडलाइंस यहां पर थी। तो जो भी क्रेडिट बैलेंस रहता था किसी भी तरह के डिपॉजिट अकाउंट में जो कि बैंक के द्वारा मेंटेन किया गया है, चाहे वो सेविंग फंड अकाउंट है, चाहे वो यहां पर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, चाहे वो एफडी अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट है, अगर वो अकाउंट पिछले 10 साल से ऑपरेट नहीं हुआ है, if it has not been operated for more than 10 years, तो उस सिनेरियो में उस अकाउंट का जो बैलेंस होता था वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। एंड वो कहां पर ट्रांसफर किया जाता था, वो DEAF यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर किया जाता था। तो वो जो भी अमाउंट अनक्लेम्ड रहेगा फॉर 10 इयर्स और मोर, वो यहां पर जैसा कि मेंशन किया गया था डेफ की गाइडलाइंस में DEF फंड स्कीम के अंडर, वहां पर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता था। एंड फर्दर बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड होता था कि वो यहां पर इस फंड से रिलेटेड जो डाटा होगा उसको मेंटेन करके रखेंगे। एंड ये जो DEA फंड है ये मेंटेन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये बैकग्राउंड के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। एंड फर्दर ताकि हम जो अपने अकाउंट होल्डर्स हैं उनको असिस्ट कर पाए, ये जरूरी हो जाता है कि हम यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंसोलिडेट कर दें एक लॉजिकल एंड के ऊपर, ताकि एक रिव्यू यहां पर प्रॉपरली किया गया है, ताकि इन सभी दिक्कतों से यहां पर इनको शामिल किया जाए। कहने का मतलब यह बन गया है कि अगर कोई यहां पर अकाउंट इनऑपरेटिव है उसके केस में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है? देयर इज रिस्क फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व ओवर देयर। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि ऐसे अकाउंट्स मिनिमम टू मिनिमम हो। ठीक है, एंड अब यहां पर ये गाइडलाइंस दी गई हैं लेटेस्ट सर्कुलर के तहत कि जो भी अकाउंट्स जो यहां पर अनअकाउंटेड है, जहां पर कोई क्लेम नहीं है, तो बैंक्स भी यहां पर उस चीज के रिलेटेड हेल्प करेंगे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि ये पैसा कम से कम हो, यानी कि अनक्लेम्ड अमाउंट कम से कम हो। इसी वजह से यहां पर प्रॉपर रिव्यू किया गया है इस स्कीम का, राइट। अब इस रिव्यू के बेस पर यह डिसाइड किया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी जाएंगी ताकि ऐसे काम किए जा सके, ऐसी मेजर्स लिए जा सके ताकि बैंक जो है वो सभी वेरियस एस्पेक्ट को ध्यान में रखें, चाहे वो अकाउंट की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो अकाउंट के जो डिपॉजिट्स है वो इनऑपरेटिव अकाउंट्स बन गए हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट बन गए हैं, कोई भी जो केस हो सकता है उसके रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस यहां पर दी जाए। ठीक है, एंड पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है ऐसे अकाउंट्स का। जो भी अकाउंट आपके मान लीजिए ना वो ऑपरेट हो रहे हैं, ना उन वो क्लेम कर हो रहे हैं, तो उनके रिलेटेड पीरियोडिक रिव्यू उनका होना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के केसेस में जो फ्रॉड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। देयर आर मच मोर फ्रॉड्स, क्योंकि पैसे के बारे में कोई पूछ नहीं रहा है, तो यहां पर कोई भी बाहर के लोग अंदर के लोग फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस फ्रॉड को ही मिनिमाइज करने के लिए नई कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जो है वो यहां पर दी गई है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके साथ भी प्रॉपरली डील किया जा सके। एंड साथ ही साथ ऐसे पुख्ता इंतजाम भी किए जाएं कि जो कस्टमर्स हैं इनऑपरेटिव अकाउंट्स के केस में, अनक्लेम्ड डिपॉजिट के केस में, ठीक है, चाहे हमने उनके नॉमिनी ढूंढने हैं, चाहे उनके लीगल हेड ढूंढने हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या चीजें की जा सकती है ताकि हम ऐसे कस्टमर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। एंड फर्दर जो भी अकाउंट्स हैं उनको यहां पर रीएक्टिवेट कर पाए, एंड जो भी क्लेम्स है उनको इजीली सेटल कर पाए, ताकि जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा सके। अभी तक क्या हो रहा था कि जो अकाउंट अनक्लेम्ड हो गए, जो बैलेंसेस अनक्लेम्ड हो गए, उनको DEA में डाल दिया, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में डाल दिया। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस हैं वो ये कहती है कि ठीक है, आप नए बंदों को आप उन अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी एक प्रिकॉशन है, लेकिन साथ ही साथ हमें ऐसे स्टेप भी उठाने हैं कि जो भी ऐसे अकाउंट्स हैं उनको पीरियोडिक रिव्यू पहले ही कर लो, ताकि वो अमाउंट पहले ही कम हो। एंड साथ ही साथ उसके जो कस्टमर्स हैं, चाहे कस्टमर ने अकाउंट आपके पास नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप उसके पास चले जाओ, बैंक उनके पास जाएगा, बैंक उनको पूछेगा, उनके लीगल हेयर्स को ढूंढेगा, नॉमिनेशंस के पूछेगा, उन अकाउंट्स को सेटल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस यहां पर दी गई हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है यहां पर
अब ये ऑनगोइंग एफर्ट्स के साथ ली जाएंगी, यानी कि बैंक्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ताकि जो अनक्लेम डिपॉजिट, देखिए ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, ताकि जो अनक्लेम डिपॉजिट का क्वांटम है बैंकिंग सिस्टम में हम उसको रिड्यूस कर पाए, एंड साथ के साथ जिन लोगों को वो पैसा बिलोंग करता है उन लोगों के पास वो पैसा पहुंच पाए, ठीक है। एंड ये इंस्ट्रक्शंस, जो नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये कौन सी पावर्स को इस्तेमाल किया गया, जो सेक्शन 35A है, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गाइडलाइंस दे सकता है। कौन सा सेक्शन? 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके तहत यहां पर ये गाइडलाइंस दी गई हैं। साथ ही साथ इनको सेक्शन 26A, 51 एंड 56 के साथ यहां पर रीड किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस है। अदरवाइज जो गाइडलाइंस है वो यहां पर 35A के अंदर दी गई हैं, जो डायरेक्शंस दी गई हैं, लेकिन रीड किया जाता है इनको 26A, 51 एंड 56 के साथ किया जाता है। एंड फर्दर ये जो सर्कुलर रहेगा ये किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा? दिस पर्टिकुलर सर्कुलर विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स, साथ के साथ जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, साथ के साथ जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सभी के ऊपर यहां पर ये एप्लीकेबल रहने वाला है। एंड ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं ये 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट में आने वाली हैं। काइंडली प्लीज टेक अ नोट। तो ये गाइडलाइंस जो है वो 1 अप्रैल 2024 से यहां पर इफेक्टिव रहेंगी, जो गाइडलाइंस इस सर्कुलर के तहत यहां पर दी गई हैं। सेक्शन 35A जिसको रीड किया जाएगा 26 के साथ, 51 के साथ, 56 के साथ, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। अब प्रॉपर डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज यहां पर बन जाती है रिलेटेड टू द इनऑपरेटिव अकाउंट्स। इनऑपरेटिव अकाउंट, जैसे मान लीजिए कोई सेविंग अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट है, उसको इनऑपरेटिव तब कहा जाएगा अगर यहां पर उस पर्टिकुलर अकाउंट में 2 साल के टाइम पीरियड से कोई भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। काइंडली टेक अ नोट, अगर 2 साल से कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो उस अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। काइंडली टेक अ नोट, राइट। एंड अगर हम अनक्लेम डिपॉजिट की बात करते हैं, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, अगर मैं सेविंग फंड अकाउंट एंड एफडी की बात करता हूं, सेविंग फंड अकाउंट एंड करंट अकाउंट की बात करता हूं, तो क्रेडिट बैलेंस, एंड अगर मैं एफडी या आरडी की बात करता हूं फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, हम ओवरड्यू की बात करते हैं, अगर 10 साल हो जाते हैं एंड उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके केस में यहां पर उसे क्या कहा गया? इट इज सेड टू बी द अनक्लेम्ड डिपॉजिट ओवर हियर, तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा गया। एंड ये डेफिनेशन आपको जो पैराग्राफ 3 है उसके अंतर्गत दी गई है, जो डीईए आपकी फंड स्कीम है, डेफ फंड स्कीम है 2014 में जो आई थी, उसके तहत ये डेफिनेशन हमें यहां पर मिल जाती है। अब कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब रहता है? कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस आपकी फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है, आपकी नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी हो सकती है, यानी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि कस्टमर के एंड से या फिर कस्टमर के किसी पॉइंट थर्ड पार्टी के एंड से अगर ट्रांजैक्शन की गई है तो उसको हम कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं, राइट। लेट्स से केस कि आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, वो भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन है। अगर आपने चेक इशू किया था, किसने पेमेंट निकलवा ली, वो भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। वो फाइनेंशियल मोटिव हो गया। एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, लाइक आपने बैलेंस इंक्वायरी करी या कुछ करा एटीएम के थ्रू, ठीक है, वो आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। या आपने ट्रांसफर किया, फंड ट्रांसफर किया, वो भी आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काउंट हो सकती है, ठीक है। तो वो आपकी ट्रांजैक्शन यहां पर हो सकती है, राइट। या फिर आपने ड्राफ्ट इशू करवाया, वो भी आपकी इस तरह की ट्रांजैक्शन काउंट हो जाएंगी। केवाईसी अपडेशन अगर हो गई है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज हो गई है तो उसको क्या कहते हैं? वी से टू बी द कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि या तो अपने फाइनेंशियल नेचर कर ली ट्रांजैक्शन की, या आपने नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन कर ली है, या फिर आपने केवाईसी अपडेशन किया है, या फिर वो फेस टू फेस फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है, या फिर जो आपका केवीआईपी है, वीडियो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया गया, ठीक है। तो अगर ये ऐसी कोई भी चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द KYC अपडेशन। तो वो आपकी किसमें आती है? कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन में आती है। एंड यहां पर ना कुछ एक टाइप दी गई है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केस में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे आपने एटीएम विड्रॉल कर लिया या वैसे विड्रॉल कर लिया, आरटीजीएस हो गया, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर कर दिया, चेक क्लियरिंग हो गई, रेमिटेंस हो गई, कैश विड्रॉल, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एनएससी डेबिट क्रेडिट हो गया, जो आपके पास नेशनल आपके पास ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है उसकी कोई डेबिट क्रेडिट होगी, या फिर टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ गया या प्रोसीड्स पड़ गई, डिविडेंड मिल गया आपको, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, या रिफंड हो गया, जो भी आपके रिफंड थे ई कॉमर्स पेमेंट से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड, या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के डेबिट हो गए। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? दीज ऑल आर द फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस ओवर देयर। ये सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यहां पर इनको माना जाता है। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपकी कौन कौन सी हैं?
कोई आपने इंक्वायरी करी, लाइक आई टोल्ड यू, अपने बैलेंस इंक्वायरी करी, आपने एटीएम के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू अपने बैलेंस इंक्वायरी करी, वो आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। या फिर ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। जैसे होता है ना, एक तो आपने पिन एंटर कर दिया, एक आपको ओटीपी आ गया, आपने वो वेरीफाई कर दिया, अब उसके केस में भी आपकी ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काउंट हो जाती है, उसमें शामिल रहती है। अब ये बात करते हैं रिव्यू ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अब देखिए ये अपडेट्स के बारे में, किसके बारे में? अपडेट्स के बारे में। पहली चीज क्या कहती है कि बैंक को कम से कम आपको एनुअल वे में, सालाना रूप में आपको रिव्यू करना पड़ेगा इन बेसिक दोज पर्टिकुलर अकाउंट्स जहां पर कोई भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है 1 साल से ज्यादा समय से। यानी कि अगर 1 साल से ज्यादा समय से किसी अकाउंट में कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन, चाहे फाइनेंशियल नेचर नॉन फाइनेंशियल नेचर, दोनों नेचर को मिलाकर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहां पर आपको ईयरली रिव्यू कम से कम करना पड़ेगा। एंड जहां पर कोई भी आपके पास एक्सप्रेस्ड मैंडेट नहीं है टर्म डिपॉजिट को रिन्यू करने का। लेट्स से केस कि आपके पास टर्म डिपॉजिट था किसी पर्सन का, वो टर्म डिपॉजिट आपके पास एक्सपायर हो गया है 2023 में, ओवरड्यू हो गया है। अब आपके पास कोई भी एक्सप्लिसिट यहां पर, यानी कि पर्सन ने आपको कोई राइटिंग में इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, ठीक है, तो उसके केस में आपके पास यहां पर बैंक को इस तरह के अकाउंट को भी रिव्यू करना पड़ेगा। अगर यहां पर मैच्योरिटी डेट के बाद से, अगर यहां पर मैच्योरिटी डेट के बाद से कस्टमर्स ने पैसे को यहां पर विड्रॉ नहीं करवाया है, मैच्योरिटी होने के बाद, यानी कि एफडी आरडी आपकी मैच्योर हो गई, फिर भी कस्टमर ने अगर यहां पर अकाउंट से पैसे को विड्रॉ नहीं करवाया है या ट्रांसफर नहीं करवाया है अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो उसके केस में भी आपको यहां पर डिपॉजिट को अनक्लेम से बचने के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद तो वो अनक्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी डेट के बाद अगर वो कोई पैसे लेने आया ही नहीं तो 2033 में जाकर के ये तो अनक्लेम डिपॉजिट बन जाएगा। ताकि वो पैसा आपका अनक्लेम डिपॉजिट में कन्वर्ट ना हो, बैंक इस तरह के अकाउंट को क्या करेगा? रिव्यू करेगा एंड उन पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, बैंक यहां पर, बैंक के पॉइंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट पर अपडेट है। क्या अपडेट है? कि बैंक को यहां पर अकाउंट होल्डर को, डिपॉजिट होल्डर को लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू यहां पर बताना पड़ेगा कि अकाउंट में आपके पिछले 1 साल से कोई भी ऑपरेशन नहीं हुए हैं, या जो भी केस होगा उसके बारे में बैंक को यहां पर इत्तला करना पड़ेगा, कस्टमर को बताना पड़ेगा। एंड अलर्ट मैसेजेस जो होंगे वो यहां पर इनवेरिएबली एक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे? कि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप यहां पर 1 साल में अगले कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 साल का टाइम पीरियड होगा तो हो जाएगा, लेकिन बैंक को कहा गया कि आप 1 साल के बाद मैसेज भेजो, मेल भेजो, कुछ भी करो, आप पर्सन को लिख के भेजो कि आप अगर इस अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते हो तो उसके केस में आपका अकाउंट ऑपरेशन नहीं करते हो 1 साल आगे, तो आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। एंड आपको यहां पर फ्रेश यहां पर केवाईसी डॉक्यूमेंट दोबारा से करवाने पड़ेंगे, आपको अकाउंट को रीएक्टिवेट यहां पर दोबारा से करवाना पड़ेगा। इसके बारे में साथ में आप उस पर्सन को प्रॉपर्ली बताएंगे। एंड फर्दर अगर आपने चिट्ठी भेजी वो वहां पर पहुंची ही नहीं, या रिस्पॉन्स नहीं आया, या मैसेज भेजा वो पहुंचा ही नहीं, अनडिलीवर्ड था, तो बैंक यहां पर इमीडिएटली इंक्वायरी बिठाएगा कि अकाउंट किसका है, उसके नॉमिनी कौन है, उसके लीगल हेयर कौन है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। राइट, ये चीज क्लियर होगी है। एंड फर्दर अगर अकाउंट होल्डर से रिस्पांस आ जाता है, वो पर्टिकुलर रीजन दे देता है कि वो क्यों अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाया, तो उसके केस में पर्सन जो बैंक है वो ऐसे अकाउंट को जहां पर उसने प्रॉपर रीजन दिया एंड बैंक सेटिस्फाइड है कि ठीक है जी आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा, हम समझ पा रहे हैं, आपने लिख के भेज दिया कि नहीं ऑपरेट कर पाए, तो बैंक ऐसे अकाउंट को 1 और साल के लिए ऑपरेटिव अकाउंट बना देगा। 1 और साल के लिए बैंक ऐसे अकाउंट को ऑपरेटिव अकाउंट बना देगा अगर रिप्लाई आ गया एंड सेटिस्फैक्टरी है तो। अकाउंट होल्डर को एडवाइस किया जाएगा कि वो यहां पर 1 साल के अंदर अकाउंट को क्या कर ले, ऑपरेट कर ले। एंड फर्दर उस पीरियड को क्या कहा जाएगा? एक्सटेंडेड पीरियड कहा जाएगा। उसको, इस पीरियड को एक्सटेंडेड पीरियड कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने यहां पर चिट्ठी भेजी, आपको रिप्लाई आया, आपको सेटिस्फेक्शन लगी, आपने 1 साल का और टाइम पीरियड दे दिया जिसको हम एक्सटेंडेड पीरियड कह रहे हैं कि इस साल के अंदर इस अकाउंट को ऑपरेट कर लो, ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो इनऑपरेटिव अकाउंट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पॉइंट समझेगा, अगर एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर वो पर्सन ऑपरेट करने नहीं आ पाया
तो बैंक उस अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट बना देगा, यानी कि एक्सटेंडेड पीरियड के एंड के ऊपर उस अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट यहां पर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग द अकाउंट एज इनऑपरेटिव अकाउंट ओनली, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस एंड नॉट बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस आर टू बी कंसीडर्ड। यानी कि जब आप अकाउंट को इनऑपरेटिव बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस को समझने की कोशिश करते हो, बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस को समझने की कोशिश नहीं करते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कस्टमर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जैसे कि इसने हर महीने 5,000 रुपए आरडी अकाउंट में चले जाए, ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन जो है वो अकाउंट में ऑलरेडी दे रखी हो, एंड इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन यहां पर ना हो, ऐसी कोई भी ऑपरेशंस ना हो, तो उसके केस में ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इन ट्रांजैक्शंस को भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ऐसा अपडेट भी यहां पर दिया गया है। अगर अपडेट दिया गया है और हर महीने ट्रांजैक्शन ऐसा ही जा रही है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन काउंट हो रही है, तो उसके केस में उस अकाउंट को ऑपरेटिव ही माना जाएगा, इनऑपरेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड जो क्लासिफिकेशन होगी अकाउंट की इनऑपरेटिव के तौर पर, जो क्लासिफिकेशन होगी अकाउंट की इनऑपरेटिव के तौर पर, वो पर्टिकुलर अकाउंट की होगी एंड नॉट रेफरेंस टू द कस्टमर अकाउंट ओवर देयर। यानी कि कहने का मतलब है अगर कस्टमर के मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट है एक बैंक में, एंड फर्दर जो कस्टमर है पर्टिकुलरली सभी अकाउंट्स के एसेस की बात करते हैं, सभी अकाउंट्स के एसेस की बात करते हैं, तो उसके केस में हम तो सभी अकाउंट्स को इंडिविजुअल असेस किया जाएगा उनको क्लासिफाई करने के लिए कि वो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं या अनक्लेम्ड है। ऐसा एनपीए की तरह नहीं होगा कि एक अकाउंट एनपीए हो गया तो सारे अकाउंट एनपीए माने जाएंगे। नो, दैट वॉन्ट बी द केस। आप यहां पर हर एक अकाउंट को इंडिविजुअली उनको ट्रीट करेंगे कि ये अकाउंट ऑपरेट हो गया तो ठीक है, ये इनऑपरेटिव नहीं है, ऑपरेटिव है। अगर दूसरा अकाउंट सेम पर्सन का सेम बैंक में ऑपरेट नहीं हो तो उसको इनऑपरेटिव हम कह सकते हैं, उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स ओपन फॉर क्रेडिट ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट, यानी कि कोई स्कॉलरशिप अमाउंट आनी है या फिर डीबीटी बैलेंस आना है, यानी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसके तहत डीबीटी बैलेंस आना है या फिर स्कॉलरशिप बैलेंस आना है, उसके पर्पस के लिए अगर अकाउंट ओपन किया गया तो उस अकाउंट को कैसे ट्रीट करें। तो बैलेंस जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करते हैं। जो बैंक्स हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि जहां पर कोई भी धनराशि आपको जमा करवाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के अकाउंट्स को भी ओपन करते हैं। एंड फर्दर खास करके उन बेनिफिशियरीज के लिए जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ले रहे हैं या स्टूडेंट जो कि किसी तरह की स्कॉलरशिप को रिसीव कर रहे हैं। राइट, अब यहां पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर डिफिकल्टी आती है चेक्स को क्रेडिट करने में, डीबीटी को करने में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर करना है, या फिर स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर करना है। ठीक है, अगर वो इनऑपरेटिव अकाउंट हुआ, अगर इनऑपरेटिव अकाउंट होता है उसके केस में डेफिनेटली इन इंस्टीट्यूशंस को, जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको भी दिक्कत आती है कि भाई साहब हम तो पैसे क्रेडिट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अकाउंट जो वो इनऑपरेटिव है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिव नहीं हुआ, अकाउंट में 2 साल से ऑपरेशंस नहीं हुए थे, अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया, पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, उसमें सिर्फ डीबीटी आता है, एबीटी आता है, या फिर कोई बेनिफिट ट्रांसफर आ रहा है, या कोई स्कॉलरशिप आ रही है और कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शन उसमें कर नहीं पाएगी। तो बैंक जो है जो ऐसे पर्पसफुल अकाउंट ओपन हुए हैं, जो ऐसे पर्पसफुल अकाउंट ओपन हुए हैं जिनका मेन पर्पस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेने का है, या इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर को लेने का है, या स्कॉलरशिप के क्रेडिट को लेने का है, बैंक ऐसे अकाउंट्स को सेग्रीगेट करेगा, इनको अलग करेगा अपने सीबीएस सिस्टम में। एंड फर्दर ये जो इनऑपरेटिव की स्टिपुलेशन है इन अकाउंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी अगर यहां पर ये अकाउंट 2 साल से ज्यादा समय के लिए भी ऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर डीबीटी आता है, जहां पर ईबीटी आता है, या जहां पर स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आ रही है, जहां पर स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए अकाउंट ओपन किए गए हैं, वहां पर पर्टिकुलरली कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 2 साल के बाद भी आपका अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होगा। राइट, फर्दर बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ऑडिट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट ओवर देयर। अब इनऑपरेटिव अकाउंट्स को सेग्रीगेट करना जरूरी है क्योंकि यहां पर अल्टीमेट क्या है कि हम रिस्क लेवल को रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब ज्यादा रिस्क। अब अगर इस रिस्क को हम कम कर देंगे तो हमारा, अगर हम डिपॉजिट को कम कर देंगे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट को, इनऑपरेटिव अकाउंट को कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट को भी कम कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली अपने रिस्क को भी कम कर पाएंगे। अब जो भी ट्रांजेक्शन होती है इनऑपरेटिव अकाउंट में जो कि यहां पर एक्टिवेट किए गए हैं, उनको यहां पर रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, उनको
रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए एंड फर्दर एटलीस्ट 6 महीने में कम से कम उनको यहां पर आपको रिव्यू करना होता है एंड फर्दर जो हायर लेवल अथॉरिटीज होती हैं वो इनको यहां पर गो थ्रू करती हैं एंड फर्दर यहां पर जो डीलिंग स्टाफ है उनकी नॉलेज के बिना, जो कस्टमर्स हैं उनकी नॉलेज के बिना ऐसे अकाउंट्स को यहां पर डील किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में सही भी है, क्या कोई बंदा ऐसे ही कोई किसी पर्सन को इंपर्सोनेट करके इस अकाउंट को ऑपरेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो वो चीज यहां पर की जाएगी, राइट। फॉर द ट्रेसिंग ऑफ कस्टमर्स ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट, तो बैंक को यहां पर ये जरूरी माना जाएगा बैंक के एंड पर कि बैंक कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा इनऑपरेटिव अकाउंट के होल्डर्स को या फिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट के होल्डर्स, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा थ्रू द लेटर्स, थ्रू द एसएमएस, थ्रू द ईमेल एंड फर्दर जो भी रजिस्टर्ड नंबर है बैंक के पास उसके थ्रू क्वार्टरली बेसिस पर ये चीज की जाएगी एंड बैंक का जो मैसेज है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर यहां पर सेंड किया जाएगा, लेटर भेजी जाएगी या फिर एसएमएस ईमेल भेजा जाएगा बैंक के द्वारा ऐसे कस्टमर्स को। अब बात करते हैं एक्टिवेशन के बारे में, यानी कि कोई अकाउंट यहां पर इनऑपरेटिव हो गया, 2 साल से कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं थी, अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है। अब उसके केस में बैंक जो है उसमें बैंक को फ्रेश केवाईसी लेनी है, केवाईसी की एक्टिवेशन जरूरी होगी एंड फर्दर इसके केस में वीसीआईपी यानी कि वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वीसीआईपी जो फैसिलिटी है अगर वो बैंक की तरफ प्रोवाइड की जाती है, वीसीआईपी के तहत वीडियो का इस्तेमाल करते हुए केवाईसी को यहां पर अप्रूव किया जा सकता है, तो वो यहां पर चीज की जा सकती है। अदरवाइज आपको फ्रेश केवाईसी तो लेनी है, वो तो प्रावधान रहेगा ही रहेगा। वीसीआईपी की जो भी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है वो केवाईसी डायरेक्शंस 2016 के रूल्स के तहत प्रॉपर्ली कवर की गई हैं, तो उनके साथ बैंक को अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी आपको पालना करनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ बैंक को ऑपरेशनल सेफगार्ड भी रखने हैं। ऐसा ना हो कि कोई अकाउंट इनऑपरेटिव था तो बैंक के मुलाजिम ही यहां से उसको ऑपरेट करके चलाना शुरू कर दे, तो उसके रिलेटेड सेफगार्ड जो होने चाहिए वो यहां पर प्रॉपर होने चाहिए ताकि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या तो प्रॉपर अकाउंट होल्डर, अगर वो डिजीज हो गया तो उसके लीगल हेयर एंड नॉमिनी जो है सिर्फ वही उस अकाउंट को ऑपरेट कर पाए एंड उसी के हिसाब से सेटलमेंट हो, राइट। एंड बैंक जो है वो यहां पर जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट के एक्टिवेशन का प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस को बैंक्स को 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना लटका दो, नो। अगर कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है या अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसके केस में अगर आपके पास पर्सन आता है तो जिस दिन एप्लीकेशन आई है उस दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर, उस दिन के साथ ही 3 दिन के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को आपको डील करना पड़ेगा 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, राइट। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो उसके बारे में, क्योंकि अगर आपने अपने अकाउंट को इनऑपरेटिव कर दिया तो उसमें तो कोई बैलेंस नहीं जा रहा, अब तो उसमें कोई बैलेंस जा ही नहीं रहा, कोई एंट्री हो नहीं रही है, तो वो बेसिकली क्या होएगा। अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक जो होगा वो रेगुलर बेसिस के ऊपर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट रोक दोगे, चाहे इनऑपरेटिव अकाउंट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, आप तो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट जो पड़ना चाहिए वो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आप उसमें क्रेडिट करते रहोगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है, आप उसको नहीं रोकोगे। एंड अगर चार्जेस की बात करें तो बैंक्स को ये चीज बिल्कुल भी परमिट नहीं है, आप इनऑपरेटिव अकाउंट्स के केस में कोई भी चार्जेस जो है वो यहां पर डेबिट नहीं कर सकते रिलेटेड टू कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, ऐसा कोई चार्जेस आप मेंटेन नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ आप इनऑपरेटिव अकाउंट को एक्टिवेट करने के नाम पर भी कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते हो, वो भी चीज अलाउड नहीं है, राइट। फिर बात आती है डिस्प्ले ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट एंड सर्च फैसिलिटीज ओवर देयर। अब बैंक के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया, क्या अपडेट आ गया है कि बैंक को अनक्लेम्ड डिपॉजिट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एड्रेस में पिन कोड शामिल नहीं रहेगा। एंड साथ ही साथ जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर है जिसको यूडीआरएन कहा जाता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, यानी कि अगर अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो उस पर्सन का नेम, उसका एड्रेस लेकिन पिन कोड के बिना, साथ ही साथ जो आपके पास जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर है, यूडीआरएन नंबर है, वो आपको साथ में देना पड़ेगा। एंड फर्दर ये यूडीआरएन नंबर मिलेगा जब आप फंड्स को डाल देंगे डेफ्स स्कीम में, यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम में डाल देंगे, तब आपको ये यूडीआरएन नंबर मिलेगा। आप पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इसको शोकेस करेंगे, आप इन चीजों को, नेम को, एड्रेस विदाउट पिन कोड, आप इन चीजों को अपनी वेबसाइट के ऊपर शोकेस करेंगे एंड इनको रेगुलरली मंथली बेसिस के ऊपर अपडेट भी करेंगे कम से कम, ठीक है, वो चीज भी चीज यहां पर मैंडेटरी हो जाएगी। एंड फर्दर अब बात करते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स। अब बैंक्स को ना ये चीज अलाउड नहीं है, क्या चीज अलाउड नहीं है कि कोई भी अगर आपके पास इनऑपरेटिव अकाउंट है तो आप उसको डेबिट नहीं कर सकते हो,
आप उसको डेबिट नहीं कर सकते हो अनटिल और अनलेस जो अकाउंट है वो एक्टिवेशन कर दी गई है उसकी केवाईसी लेते हुए। तो अगर तो वो केवाईसी आपने कर दी है उसके बाद ही आप उस अकाउंट को प्रॉपर्ली डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज आप उस अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हो। ये चीज यहां पर अलाउड नहीं है, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर देयर। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इनके बेस पर काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड साथ ही साथ बैंक्स को इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए कि आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड लगाना पड़ेगा रीएक्टिवेशन के ऊपर। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है कि जब आपने रीएक्टिवेट किया अकाउंट को, आपने रीएक्टिवेट कर दिया, उसके बाद आपने कूलिंग ऑफ पीरियड लगा दिया कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान, लेट्स से अकाउंट को यहां पर रीएक्टिवेट किया गया ऑन 23rd ऑफ मार्च, 23 मार्च को अकाउंट को रिएक्टिवेट किया गया, तो बैंक ने कह दिया कि आप अगले 7 दिन के लिए फॉर नेक्स्ट 7 डेज आप सिर्फ और सिर्फ इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो एंड इतने अमाउंट की ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उससे ज्यादा नंबर या उतनी ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते हो। एंड फर्दर ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये नए अकाउंट्स के लिए जैसे एप्लीकेबल होगा एज पर द बैंक पॉलिसी, वो चीज आप इसके ऊपर लागू कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड रिस्क की मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि अकाउंट जैसे एक्टिवेट हुआ कल की डेट में अकाउंट का सारा बैलेंस खाली हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें ना हो। एंड उसके बाद बात करते हैं यूडीआरएन के बारे में, और यूडीआरएन के बारे में आपको एक आइडिया दिया था। अब यूडीआर क्या होता है? यूडीआर होता है अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, यानी कि जब आप यहां पर अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रांसफर करते हो डेफ में, यानी कि आपने जो डीईए फंड है, डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, जो आरबीआई के पास मेंटेन्ड है, जब आप सीबीएस के थ्रू फंड को ट्रांसफर करोगे डेफ में, उसके केस में आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके दिया जाएगा, एक यूनिक नंबर जनरेट करके दिया जाएगा। एंड ये नंबर इस तरह से होगा कि पर्टिकुलरली कि जो आपका अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर है या फिर बैंक ब्रांच है जहां पर अकाउंट मेंटेन्ड है, वो पर्टिकुलरली मेंटेन्ड रहेगा एंड फर्दर वो किसी और के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। नंबर इस तरह से रहेगा कि जो अकाउंट होल्डर है या बैंक ब्रांच है जहां पर वो मेंटेन्ड है, वो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से उसको बनाया जाएगा, राइट। फर्दर बात आती है कस्टमर अवेयरनेस के बारे में, राइट। तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, अभी कस्टमर अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। अब बैंक्स जो हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर, साथ के साथ अपनी ब्रांचेस के ऊपर, ब्रांचेस की जगह पर इस चीज को शोकेस करना पड़ेगा कि अगर अनक्लेम डिपॉजिट है तो वो किस तरह से ले सकते हो, या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट है उसको दोबारा से एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। जो भी क्लेम फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कस्टमर्स को साथ के साथ अवेलेबल होने चाहिए वेबसाइट के थ्रू भी, या फिर ब्रांच विजिटर कस्टमर्स को भी अवेलेबल होना चाहिए। एंड यहां पर बैंक्स को पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, जिनको हम एफएलसी कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स भी यहां पर लगाने चाहिए रेगुलर वे में, ताकि कस्टमर्स को एजुकेट किया जा सके, उनको समझाया जा सके कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट कैसे करना है, या फिर अगर अनक्लेम डिपॉजिट है उसको दोबारा से अपने डिपॉजिट को क्लेम कैसे कर सकते हो। उनको प्रोसीजर बताना चाहिए, उनको यह भी अवेयर करना चाहिए कि जरूरी नहीं आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इसको अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए एंड उनको प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर बताना चाहिए कि क्लेम अकाउंट को लेने का प्रिसाइज प्रोसीजर क्या है। एंड इन केस अगर डिपॉजिटर जो था वो डिजीज हो गया, उसके केस में जो उसके नॉमिनी हैं या फिर जो लीगल हेयर है वो का क्या प्रोसीजर लगा सकते हैं, अपना सकते हैं यहां पर इस अमाउंट को पर्टिकुलरली लेने के लिए, वो भी यहां पर बताया जाना चाहिए, ठीक है। ये अवेयरनेस से रिलेटेड हो गया, राइट। सो आई होप कि आपको यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक था एंड डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेकर के आता रहा रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट गाइडलाइंस ओवर दे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।